Hello students, in this video we'll discuss chapter number 10 India Human Resources. बेटा अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो ह्यूमन अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से अपनी फिजिकल कैपेसिटी से अपने आप को क्या बना लेता है, रिसोर्स बना लेता है। अब रिसोर्स क्या होता है? एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज। हर वो चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए वो रिसोर्स होती है। ठीक है, हमें पानी पीना होता है, प्यास लगती है ना, तो पानी हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। फूड हमारे लिए रिसोर्स है। अगर आप घर बना रहे हैं तो आपको चाहिए आयरन, आयरन आपके लिए रिसोर्स है। तो हर वो चीज़ जो आपकी किसी ना किसी नीड को सेटिस्फाई करे वो रिसोर्स है। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनता है? ह्यूमन अपने दिमाग का यूज़ करके, अपनी फिजिकल कैपेसिटीज़ का यूज़ करके अपने आप को क्या बना लेता है, रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। भाई क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि नेचर में पड़ा हर रिसोर्स वेस्ट हो जाता अगर ह्यूमन उसे किसी ना किसी यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता। तो पढ़ने क्या वाले हैं बेटा इस चैप्टर में? हम लोग देखेंगे भाई पहले तो मीनिंग क्या है ह्यूमन रिसोर्स का, फिर हम लोग देखेंगे कि क्यों ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन रिसोर्स की। फिर हम लोग देखेंगे कि बच्चा वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं किस पे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब देखो कुछ एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग एक कम एरिया में रहते हैं, कई जगहों पर बहुत दूरी दूरी पर लोग रहते हैं, उतनी ज़्यादा जनसंख्या उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं रहती। तो हमें ये भी देखना है कि वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से कुछ एरियाज में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ में बहुत कम है। फिर हम लोग देखेंगे कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, रूरल, अर्बन, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे, कितने लोग गांव में रहते हैं, कितने शहर में रहते हैं। फिर हम देखेंगे कि भाई हमारे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में हेल्थ और एजुकेशन का क्या रोल है, स्किल्ड अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स क्या होती है। फिर हम लोग देखेंगे कि भाई अगर स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है तो उसका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे कोई भी कंट्री अपने आप को सोशली इकोनॉमिकली डेवलप कर सकती है विद द हेल्प ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। बेटा अब हम देखेंगे मीनिंग क्या है ह्यूमन रिसोर्स का। तो अगर मैं पूरी कंट्री को एक ऑर्गेनाइजेशन मान लूँ कि भाई ये पूरी कंट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस कंट्री में जितने भी लोग अपनी प्रोडक्टिविटी के थ्रू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, देखो कोई कार बना रहा होगा, कोई बास्केट बना रहा होगा, कोई टेलीविजन बना रहा होगा, हाँ, कोई पार्लर चला रहा होगा, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इस कंट्री की इकोनॉमी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो हमारी कंट्री के लिए ये सारे लोग क्या हो गए बेटा, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है बेटा, सेट ऑफ पीपल। सेट ऑफ पीपल मतलब कुछ लोग हैं जो वर्क फोर्स बन जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस सेक्टर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, है ना। किसी बिजनेस में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से उस बिजनेस को आगे की तरफ बढ़ा रहा है, तो वो क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, है ना। अब ह्यूमन रिसोर्स के पास क्या होती है, उसकी अपनी इंटेलिजेंस होती है ना, उसके पास एबिलिटी होती है काम करने की, और उसका इंटेलिजेंस, उसकी एबिलिटी टू वर्क उसे क्या बना देती है, रिसोर्स। क्लियर हो गई बात? ह्यूमन बीइंग की इंटेलिजेंस, उसकी फिजिकल कैपेसिटी, उसकी मेंटल कैपेसिटी उसे क्या बना देती है, रिसोर्स। The nature and degree to use all other resource depend on his ability only। अब आसपास में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, भले ही वाटर हो, माउंटेन्स हो, प्लेन्स हो, प्लेट्यू हो, फर्टाइल सॉइल हो, उस सबको प्रॉपर वे में यूज करता है कौन बेटा, ह्यूमन। अब मेरी बात सुनो, जो आयरन बनता है वो किससे बनता है बेटा, आयरन और से। आयरन और कहाँ पर, जमीन के अंदर भी मिल सकता है, जमीन के ऊपर भी मिल सकता है। किस फॉर्म में मिलता है, आप दूर से देखोगे तो आपको मिट्टी ही दिखेगी, पर इस आयरन और से आयरन बनाने का काम किसने किया बेटा, ह्यूमन ने किया, है ना। अगर कोई ट्री था, उसमें मेडिसिनल वैल्यू थी, तो उसकी मेडिसिनल वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किसने किया, ह्यूमन बीइंग ने किया। क्लियर हुई बात? वाटर तो अवेलेबल था, पर इस वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किसने की, ह्यूमन बीइंग ने की। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं नेचर में अवेलेबल, उनको किस डिग्री तक यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या क्या यूज करना है, ये सब मैन की एबिलिटी पे ही डिपेंड करता है।
बेटा जो इंसान होता है, जो मानव होता है, वो अपने नॉलेज से, अपने इंटेलेक्ट से, अपने स्किल से ट्रांसफॉर्म कर देता है। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या होता है? बदलना। बदल देता है किसको? नेचुरल ऑब्जेक्ट को, रिसोर्सेस को वैल्यूएबल एसेट में। क्लियर हुई बात? अगर इंसान नहीं होता ना बेटा, तो नेचर में पड़ी हुई चीजें अपने आप कुछ भी नहीं कर पाती। कोल जमीन के अंदर अवेलेबल है, उसको एक्सट्रैक्ट करना, फिर उसका यूज करना कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग ही कर रहे हैं ना। तो ह्यूमन मैन अपने नॉलेज से, अपने इंटेलेक्ट से, अपने स्किल से ट्रांसफॉर्म कर देता है नेचुरल ऑब्जेक्ट को वैल्यूएबल एसेट में। इस तरीके से उनको ये बदल देता है कि हम उसे इजीली यूज कर पाए। पहली बात तो शुगर केन को ग्रो करना, फिर शुगर केन को ग्रो करके उससे शुगर बनाना है। शुगर कौन बना रहा है? गन्ना। शुगर केन आप कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, पर बनी हुई शुगर को आप कितने लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। तो शुगर केन से शुगर कौन बना रहा है? किसका दिमाग है? मैन का ही ना। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आदमी है वो सेंट्रल फैक्टर है टू स्ट्रीमलाइन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एरिया। एक किसी पर्टिकुलर एरिया का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना होगा, इसको स्ट्रीमलाइन करना, इसको शेप देना, उसके लिए सेंट्रल फैक्टर कौन ही है? इंसान ही। अब दो कंट्री को के एग्जाम्पल से समझो। जापान, जो कि एक अर्थक्विक प्रोन कंट्री है, जहां पर नेशनल रिसोर्सेज के नाम पे अंडा है 0, फिर भी डेवलप्ड कंट्री में इसकी रैंकिंग आती है। वहीं पर अफ्रीका की किसी भी कंट्री को आप उठा लो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को उठा लो, या किसी भी और कंट्री को उठा लो, एरिथेरिया को उठा लो, यहाँ पर प्रॉब्लम बेटा रिसोर्सेज की नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज भर भर के हैं, फॉरेस्ट हैं, जमीन के अंदर रिसोर्सेज हैं, गोल्ड भी है, डायमंड भी है, पर भी वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अफ्रीका में ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। वहीं जापान ने अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम बहुत किया है। तो किसी भी एरिया, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में सेंट्रल फैक्टर, सेंट्रल रोल किसका ही होता है? मैन का ही होता है। अब दूसरी बात जो समझने वाली है कि लेवल ऑफ एजुकेशन, वहाँ पर शिक्षा का स्तर क्या है, किस टाइप की एजुकेशन हम इम्पार्ट कर रहे हैं। बेटा हमारे इंडिया में भी एजुकेशन को लेके तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम थ्योरी 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 पढ़ा रहे हैं, 12th पास हमारा बच्चा कर जाता है, उसके बाद अगर हम उसे किसी भी काम को करने का बोलते हैं ना, वो काम कर ही नहीं पाता है, उसके स्किल डेवलप हुए ही नहीं होते हैं। तो लेवल ऑफ एजुकेशन कैसा है? साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स उस कंट्री के कैसे हैं? आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपकी आइडियोलॉजी कैसी है। समझ में आ रही है बात? आप इसराइल के बच्चों को देखो, इसराइल के बच्चों की अपब्रिंगिंग को देखो, और आज हमारी कंट्री इंडिया में बच्चों को देखो, बच्चों की अपब्रिंगिंग को देखो, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। कभी इसराइल अपब्रिंगिंग पे एक वीडियो देखो बेटा कि किस तरीके से उनके बच्चों को कंडीशन किया जाता है और कैसे इंडिया के बच्चों को कंडीशन किया जाता है। तो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? मेक मैन मोर रिसोर्सफुल। आपका एजुकेशन, आपकी साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अचीवमेंट्स, आपके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट आपको एक बहुत बढ़िया रिसोर्स बना सकती हैं। बहुत सारी कंट्रीज जो नेचुरल रिसोर्सेज में तो पुअर थी, फिर भी उन्होंने बहुत बढ़िया इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है। क्यों? क्योंकि उनका ह्यूमन रिसोर्स रिच रहा। रिच मतलब पैसे से नहीं, इंटेलेक्ट से, आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा आगे रहा। उसने अपनी कंट्री को भी डेवलप किया। Hence, it is the skill and persistent effort। इसलिए हम कहते हैं ये स्किल है, ये लोगों के persistent effort है, कंटिन्यू उनका काम है कि जापान, स्विट्जरलैंड, ताइवान आज इस लेवल पे हैं कि उन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट करते हैं। जापान के लोगों का, स्विट्जरलैंड के लोगों का, ताइवान के लोगों का परसिस्टेंट कंटिन्यू एफर्ट ही है, उनका स्किल सेट ही है जो उनकी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री की रैंकिंग में लेके आ गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हैं ह्यूमन रिसोर्स के स्टैंडर्ड को रेज करने में। तो वेरियस डेवलपमेंटल प्लान्स एंड प्रोग्राम, हमारे इंडिया में भी हमने हेल्थ सेक्टर को गवर्नमेंट इस तरीके से आगे की तरफ लेके जा रही है कि मैक्सिमम फैसिलिटीज़ आपको गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल जाए। एजुकेशन में जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, भले वो JNU की बात करो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करो, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में एजुकेशन देने का काम कर रही हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं, सो दैट हम भी हमारे कंट्री में हमारे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर पाए। ह्यूमन रिसोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि
भाई ये वो रिसोर्स है जिसमें नॉलेज है, स्किल है, मोटिवेशन है। द रिसोर्स दैट रिसाइड इन नॉलेज, स्किल, मोटिवेशन ऑफ पीपल। ह्यूमन रिसोर्स को कैसे डिफाइन करोगे कि भाई ये वो रिसोर्स है जिसमें नॉलेज है, स्किल है, मोटिवेशन है। ह्यूमन रिसोर्स इज यूज टू डिस्क्राइब बोथ। ह्यूमन रिसोर्स दोनों को डिस्क्राइब करता है, वो लोग भी जो कंपनी के लिए काम करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, एंड द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज। देखो एक कंपनी है, उसका एक एचआर डिपार्टमेंट है, तो जो एचआर डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, जो अच्छे अच्छे लोगों को ला के जॉब दे रहा है, उन्हें सेटिस्फाई रख रहा है, वो खुद भी हमारे लिए रिसोर्स है, और सारे कंपनी में एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग भी रिसोर्स है। चलो, अब ह्यूमन रिसोर्स, ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जरा ध्यान रखना। ह्यूमन रिसोर्स का, इस वर्ड का पहली बार यूज किसने किया था, या इस टर्म को क्वाइन किसने किया था, कब किया था? तो इस टर्म को क्वाइन किया है 1960s में, ठीक है। जब जो वैल्यू थी लेबर रिलेशंस की, उसके ऊपर लोगों ने ध्यान बढ़ाया, ध्यान रखना चालू किया, ठीक है। जब लोग बात करने लग गए कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के रिलेशन कैसे होने चाहिए, उन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनका सिलेक्शन किस बेसिस पे हो, सिलेक्शन होने के बाद उन्हें हम किस तरीके से असेस करें, जब ये सारी चीज़ें शेप में आई, वहीं से 60s से ही ये टर्म ह्यूमन रिसोर्स भी क्वाइन हुआ। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? ह्यूमन रिसोर्स पहली बार 1960s में यूज या 1960 में यूज या 1960s में यूज या जब लेबर रिलेशनशिप, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आई। अब बेटा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एनवायरनमेंट को ट्रांसफर कर सकता है किसमें, इकोनॉमिक स्टोर में। हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आज हमें लगता है यार ये यूज़फुल नहीं है, उससे कुछ यूज़फुल बना के हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है बात। इसीलिए मैन एक इम्पॉर्टेंट या ड्यूअल रोल प्ले करता है, बीइंग अ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ रिसोर्सेज। प्रोड्यूस भी ह्यूमन ही कर रहे हैं, और कंज्यूम भी हम ही कर रहे हैं, ठीक है। अगर ट्री से पेपर बना रहा है तो वो भी ह्यूमन ही बना रहा है, और उस पेपर को कॉपी की तरह यूज भी कौन ही कर रहा है बेटा, ह्यूमन ही कर रहा है। क्या इतनी बातें समझ में आई? ह्यूमन रिसोर्स इज द ओनली रिसोर्स विच कैन ट्रांसफॉर्म एनवायरमेंटल resources into useful things, and he is using that things as well। हम ही उन्हें बनाएंगे, हम ही उन्हें यूज करेंगे। ऑल्दो जो ह्यूमन बीइंग है वो सुपरफिशियली सिमिलर है प्राइमेट्स के, ठीक है, दे बिलोंग टू सुपीरियर क्लास। अगर सुपरफिशियली देखें तो हम तो भाई प्राइमेट्स ही हैं, पर हम एक सुपीरियर क्लास हैं, बिकॉज हमारा जो दिमाग है वो उन लोगों से कई गुना आगे काम करता है। इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स कुड बी फर्दर डेवलप्ड बाय प्रोवाइडिंग, अच्छा देखो, एक इंडिविजुअल जो है उसको हम ह्यूमन रिसोर्स में, एक अच्छा रिसोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? उसे अच्छा एजुकेशन देके, उसे हेल्थ सर्विसेज देके, उसे न्यूट्रिशन देके, उसे एक अच्छा न्यूट्रिशन दो, फिर प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज दो, एक अच्छी शिक्षा दो, ऑब्वियस सी बात है वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा सोसाइटी के लिए। देन इलिटरेट अनट्रेन्ड पीपल, एक इलिटरेट, एक असाक्षर व्यक्ति जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, एक वो व्यक्ति जिसे ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जिसको आप ट्रेनिंग दोगे, जिसको एजुकेशन दोगे, जिसे न्यूट्रिशन मिलेगा, जिसकी हेल्थ पे आप ध्यान दोगे, तो वो व्यक्ति ज़्यादा यूजफुल होगा। नहीं, एक इलिटरेट पीपल आपको वही काम करके दे सकता है जिसमें फिजिकल वर्क की रिक्वायरमेंट है, पर एक एजुकेटेड व्यक्ति जो है, जो ट्रेंड है, वो आपके लिए वो काम भी कर सकता है जिसमें मेंटल एबिलिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, जिसमें इंटेलेक्ट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो। क्लियर है? इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की 1/5 है, मतलब वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन रह रही है ना, उसका 1/5 इंडिया में ही रह रहा है। अब तो सेकेंड नहीं, वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। पहले हम आफ्टर चाइना थे, अब इंडिया आफ्टर चाइना नहीं है, अब चाइना आफ्टर इंडिया हो गया है, ठीक है। नाउ वी आर द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। पहले फर्स्ट चाइना था, सेकेंड इंडिया था, बट अब ये चेंज हो गया, रेसिप्रोकल हो गया है।
अब इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ गया पॉपुलेशन में और सेकेंड पे कौन आ गया है? चाइना। ठीक है बात, चलो। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, हम एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है बेटा, जो ग्रेटेस्ट रिसोर्स है हमारी कंट्री का वो यही है, ह्यूज रिजर्व ऑफ मेन पावर। नौकरियां 10 होंगी, उसमें अप्लाई करने वाले हजारों लोग आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जनसंख्या ही इतनी है। पर हमने उन्हें बहुत निगलेक्ट किया है, हमने बहुत कम ध्यान दिया है हमारी जनसंख्या पे, हमारी पॉपुलेशन पे, जबकि कि ये ज़्यादा वैल्यूएबल है, सॉइल से भी, मिनरल से भी, फॉरेस्ट से भी। ठीक है भाई, तुम सिर्फ जापान को देखो, जापान में नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे पर भी डेवलप्ड है ना। मतलब ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी रिसोर्स तो आप कहीं से ले आओगे। तो अदर नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं थ्रू इंटेलेक्ट एंड स्किल। तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। Hence our country's rich resources are its people। तो हमारी कंट्री के सबसे ज़्यादा रिच रिसोर्सेज कौन है? उसके लोग। अब हम देखेंगे बच्चा, रिसोर्सेज आर डिफाइंड एज मीन्स ऑफ सपोर्ट ऑफ ह्यूमन रेस। देखो, ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें बच्चा, तो हम ह्यूमन ही हैं जो हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। देखो, जब आप स्कूल जाते हो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो कौन है? ह्यूमन है। तो एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को डेवलप कर रहा है। ठीक है, आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको हेल्थ सर्विसेज दे रहा है, तो वो ही आपकी हेल्थ को डेवलप कर रहा है, हेल्थ को अच्छा रखने में मतलब हेल्प कर रहा है ना। तो हम ही बच्चा अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। मैन खुद ही क्रिएटर है, खुद ही प्रोड्यूसर है और खुद ही कंज्यूमर है। हम ही चीज़ों को बनाते हैं, उन चीज़ों से फिर कुछ और अच्छा बनाते हैं, और फाइनल अल्टीमेट कंज्यूमर भी तो हम ही हैं ना। हम क्रिएटर भी हैं, हम प्रोड्यूसर भी हैं, हम कंज्यूमर भी हैं, ऑल इन वन। इसलिए हम कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन देयर डेवलपमेंट। ह्यूमन बीइंग खुद अपने डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इम्पोर्टेंस की बात करें कि भाई ह्यूमन रिसोर्स का क्या इम्पोर्टेंस है, तो जो कैपेसिटी है, जो क्रिएटिविटी होती है बच्चा ह्यूमन बीइंग की, वो ट्रांसफॉर्म कर देती है, बदल देती है चीज़ों को, है ना। एक लेस यूजफुल चीज़ को मोर यूजफुल चीज़ बना देती है। और अगर हम पुनर्जागरण की बात करें, रेनेसॉ की बात करें, रिनाइसेंस की बात करें, तो उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल किसका ही है? ह्यूमन बीइंग का ही है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं हम देखें कि भाई ह्यूमन रिसोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है, तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि भाई ह्यूमन रिसोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ह्यूमन रिसोर्स ही वो रिसोर्स है जो नेचुरल रिसोर्सेज को इम्प्रूव कर सकता है, उनकी वैल्यू को एनहांस कर सकता है, और उसे इस फॉर्म में बदल सकता है कि हम उसे एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। ह्यूमन रिसोर्स किसी भी नेचुरल रिसोर्स को इम्प्रूव कर सकता है, उसकी वैल्यू को एनहांस कर सकता है, और फिर हम उससे एफिशिएंटली कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। जो ह्यूमन एजेंसी है उसको आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो कि भाई ये एक सोशल क्लास है, और ये सोशल क्लास कैपेसिटी रखती है कि अपने सर्कमस्टांसेस को, सोशल लाइफ को, पॉलिटिकल लाइफ को चेंज कर सकता है। देखो, पहले हम जंगलों में रहते थे, धीरे 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 फिर हमने घर बनाना चालू किया, कपड़े पहनना चालू किया, फिर हमने हमारे घर को और ज़्यादा लग्जीरियस कैसे बनाया जा सकता है, एडवांस कैसे बनाया जा सकता है, अपने आप को और ज़्यादा मॉडर्न कैसे बनाया जा सकता है, धीरे धीरे हमने ही सीखा ना। तो बेटा हम जानते हैं कि हम हमारे सर्कमस्टांसेस को कैसे चेंज कर सकते हैं। जो ह्यूमन बीइंग है वो किस तरीके से काम करता है भाई, वो पहले अपने गोल बनाता है और फिर उन गोल को अचीव करने की कोशिश करता है। तो ह्यूमन बीइंग्स कैन एक्ट एंड परस्यू एन एग्रीड गोल। पहले वो अपना गोल बनाता है, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए काम करता है। तो इम्पोर्टेंस ज़रा ध्यान रखो, पहला ह्यूमन रिसोर्स रिसोर्स को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर वो अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज करता है, पहले गोल बनाता है, फिर गोल को अचीव करता है। ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू ईच इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी से इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटीज़ को, अपने पोटेंशियल को अटमोस्ट लेवल तक यूटिलाइज कर पाता है। ह्यूमन बीइंग एक दूसरे को हेल्प करते हैं अपनी अपनी कैपेसिटीज़ को यूटिलाइज करने में, अपने अपने पोटेंशियल को अटमोस्ट लेवल तक ले जाने में, उनका प्रॉपर यूज़ करने में। हर डेवलपिंग कंट्री ये ट्राई करती है कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, जिससे वो डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स बाकी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे, है ना, उन्हें यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करे।
विद एवर डेवलपिंग एप्टीट्यूड्स, जब हमारा एप्टीट्यूड डेवलप हो रहा है, हमारे स्किल डेवलप हो रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनता जा रहा है कंट्री के लिए। जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग अपने स्किल सेट में इम्प्रूवमेंट करेगा, ऑब्वियस सी बात है वो अपने स्किल सेट से जो भी अर्निंग करेगा, वो कहीं ना कहीं कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट ही कर रहा है। या तो टैक्स देके, या अपने गुड्स को देके, या अपनी सर्विसेज को देके। जो इंसान होता है, ह्यूमन बीइंग होता है, वो वेजेस मजदूरी के लिए काम करता है। भाई पूरा दिन काम करेंगे तो एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द डे कुछ तो मिलेगा ना। दोज हु डू नॉट डू सो, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो वेरी रिलेवेंट। अच्छा, जो लोग वेजेस के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में मम्मियाँ जॉब नहीं करती हैं, तो उन्हें वेजेस तो नहीं मिल रहे हैं, पर ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं कि उनका काम इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। सब examples are household chores performed by mothers या फीमेल, है ना। स्पेशली इन इंडिया में जो औरतें होती हैं इंडिया में, वो फील्ड में तो काम नहीं कर रही हैं। ठीक है, घर पे रहती हैं, घर पे काम करती हैं, पर कुछ तो फील्ड में भी काम करती हैं ना। कुछ फैक्ट्री में काम कर रही हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह काम कर रही हैं, कुछ डॉक्टर बन गई, कुछ इंजीनियर बन गई हैं। पर बेटा आज भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको उनकी पे में देखने को मिलेगा कि उन्हें एडिकेट पे नहीं किया जाता, मतलब उनके वेजेस मेल से कम होते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन फार्म प्रोडक्टिविटी में भी लगभग इक्वली है। मैन फोक के जितना आदमी एग्रीकल्चर में काम करता है, उतना ही औरतें भी करती हैं, घर में बच्चों का ध्यान रख रही हैं, और कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। आप लोग टेसी थॉमस को जानते होंगे ना, है ना। फिर अभी जब हम लोग चंद्रयान की बात करते हैं, ठीक है, मंगलयान की बात करते हैं, तो उन साइंटिस्ट की लिस्ट में देखना आपको इक्वली नंबर में कौन भी मिलेंगी, फीमेल भी मिलेंगी, फीमेल साइंटिस्ट भी मिलेंगी। बेटा जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, लोग स्किल अटेंड करते जा रहे हैं, ह्यूमन ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल होता जा रहा है। मोबाइल मीन्स आज जॉब के लिए हम किसी एक पर्टिकुलर सिटी, एक पर्टिकुलर कंट्री पे डिपेंड नहीं करते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में हम जहाँ चाहें वहाँ हमें जॉब मिल सकती है, हम उस जॉब को ले सकते हैं। हम माइग्रेट कर रहे हैं अदर कंट्रीज में फॉर जॉब्स, है ना, एंड कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज प्रोग्रेस, और कंट्री की प्रोग्रेस में हम हेल्प कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग प्रैक्टिस डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन स्किल। अब देखो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, या क्यों ये कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया, कि एक व्यक्ति जिसे जो काम बहुत अच्छे से आता है, अगर वो वही काम करेगा तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो डिवीजन ऑफ लेबर किसके बेसिस पे होता है, स्किल के बेसिस पे होता है ना। जैसे फार्मर रेजेस क्रॉप्स इन द फील्ड, फार्मर क्रॉप रेज करेगा फील्ड में, फैक्ट्री वर्कर गुड प्रोड्यूस करेगा डेली यूज के फैक्ट्री में। ठीक है, अब फार्मर ही पहले प्रोड्यूस करे, फिर वही गुड बनाए, और फिर वही सेल करने जाए, तो एक व्यक्ति क्या क्या करेगा, और फिर उसमें एक्सपर्टाइज भी नहीं आ पाएगी। ह्यूमन बीइंग स्किल को ऑब्टेन करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स ऑब्टेन स्किल्स टू मेक मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज। हर ह्यूमन बीइंग अपने अपने लेवल पे कुछ स्किल सेट को अपने अंदर इनकलकेट करता है, फिर अपने आसपास के रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करता है, अपने लिए भी यूज करता है। हमने टूल्स बनाए, है ना, हमने इम्प्लीमेंट्स बनाए, ट्रैक्टर बना लिया, ट्रॉली बना लिया, टीवी बना लिया, मोबाइल बना लिया, बड़े बड़े मशीन्स बना लिए, टू डेवलप अदर रिसोर्सेज, दूसरे रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। एग्रीकल्चर तो बेटा प्लो से भी होता था, पर ट्रैक्टर से ज़्यादा अच्छा होता है। जब हम हार्वेस्ट करते थे तो सिकल से भी करते थे, पर हार्वेस्टर से ज़्यादा अच्छे से आप क्रॉप को हार्वेस्ट कर सकते हो। सिकल मतलब वो जो दराता होता था ना, उससे भी आप फसल काटते थे पहले, पर आजकल हार्वेस्टर से काट रहे हो। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को कैसे मैनेज किया जा सकता है, उन्हें एजुकेशन देके, उन्हें ट्रेनिंग देके, उन्हें प्रॉपरली मोटिवेट किया जाए मॉनेटरी बेनिफिट से या दूसरे बेनिफिट से, फिर उन्हें एम्पावर किया जाए, भाई आप ये डिसीजन ले सकते हो, उन्हें टाइमली रिवॉर्ड किया जाए, और इस तरीके से आप उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर बेटा आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रखनी है ना ह्यूमन बींग्स के रिसोर्स बनने पे, या ह्यूमन बीइंग कैसे एक रिसोर्स बन सकता है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानें कि ह्यूमन पॉपुलेशन का ट्रेंड क्या होता है, कंपोजिशन क्या है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भाई किस जगह में कितनी पॉपुलेशन रह रही है,
डेंसिटी कितने कम एरिया में कितनी, कितने ज़्यादा एरिया में कितनी कम पॉपुलेशन रह रही है, पॉपुलेशन चेंज क्या होता है, ये सब आपको समझना पड़ेगा, तब आप ह्यूमन रिसोर्स के कंसेप्ट को प्रॉपरली जान पाओगे। अब हम देखेंगे वो फैक्टर्स, वो कारक जो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं किस पे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे। बेटा मैन एक अकेला ऐसा एनिमल है जो अपने आप को अडाप्ट कर लेता है हर क्लाइमेटिक कंडीशन में, हर एनवायरनमेंट में जो अर्थ पे अवेलेबल है। देखो इक्वेटोरियल रीजन में, इक्वेटर के पास जहाँ बहुत तेज गर्मी होती है वहां पर भी लोग रह रहे हैं। रशिया, ग्रीनलैंड में भी लोग रह रहे हैं जहाँ पर बहुत ठंडी होती है। ठीक है, इवन अंटार्कटिका में भी हमने हमारे क्या बोलना चाहिए, रिसर्च साइंटिफिक विंग्स वहाँ रख रखी हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, साइंटिफिक डिपार्टमेंट वगैरह वहाँ पर हमने खोल रखे हैं ना। तो हम अकेले ऐसे एनिमल है बेटा जो बहुत गर्मी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत ठंडी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत कम ही जगहें हैं अर्थ पे ऐसी जिनको आज तक ह्यूमन बीइंग ने टच नहीं किया है, जहाँ तक आदमी नहीं पहुँचा है। अगर आप पॉपुलेशन के मैप को देखोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि भैया कुछ जगहें बहुत हाईली पॉपुलेटेड हैं, कुछ मॉडरेटली पॉपुलेटेड हैं, तो कुछ स्पार्शली पॉपुलेटेड भी हैं। कुछ स्टेट में आपको जनसंख्या भर भर के मिलेगी, कुछ में ठीक ठाक मिलेगी और कुछ में बहुत कम मिलेगी। ठीक है, और कुछ एरियाज ऐसे मिलेंगे जो अनइनहेबिटेड भी हैं, जहाँ पर अभी तक कोई रहता ही नहीं है। तो जिस तरीके से लोग अर्थ के ऊपर स्प्रेड होते हैं उसे कहते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे फिजिकल और कल्चरल फैक्टर होते हैं बेटा। कुछ फिजिकल फैक्टर होते हैं जैसे बहुत तेज गर्मी है, बहुत तेज ठंडी है, पानी अवेलेबल नहीं है, पानी ज़्यादा अवेलेबल है। कुछ कल्चरल फैक्टर होते हैं, सांस्कृतिक कारक होते हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करते हैं। जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है बेटा, जहाँ पर आप रहोगे वहाँ आप चाहोगे कि भाई पानी तो अवेलेबल हो, ऐसी सॉइल अवेलेबल हो जिसमें मैं फूड ग्रो कर पाऊँ। अब हम पहले जोग्राफिकल लोकेशन की बात करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है पानी। देखो बेटा अगर आपको एग्रीकल्चर करना हो तो पानी चाहिए, इंडस्ट्री में ब्रेड बनानी हो, बिस्किट बनाना हो तो पानी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई लाइफ का, है ना। फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी जहाँ होगी वहाँ पॉपुलेशन रह पाएगी। वाटर से हम क्या क्या कर रहे हैं, हम पी भी रहे हैं, नहा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, हमारे जो कैटल्स हैं वो भी पानी पी रहे हैं, गाय बैल भैंस बकरी फसल उगा रहे हैं तो पानी चाहिए। इंडस्ट्रीज में पानी चाहिए, नेविगेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आज भी हमारा इंटरनेशनल ट्रेड वाटर रूट के थ्रू होता है तो पानी चाहिए। क्यों भाई, पानी के बिना तो जीवन में कुछ है ही नहीं। और इसीलिए हमारी जो रिवर वैलीज होती हैं वो ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। आज अगर वेस्ट बंगाल यूपी बिहार वाला एरिया इतना पॉपुलेटेड है तो वो इसीलिए क्योंकि वहाँ वाटर इजीली अवेलेबल था। इंडिया में बहुत सारी पेरिनियल रिवर्स हैं। पेरिनियल रिवर्स क्या होती हैं बेटा, विच इज़ हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर, जिनमें साल भर पानी रहे, विच इज़ हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर जिनमें पानी रहेगा उन्हें हम कहते हैं पेरिनियल रिवर। और पेरिनियल रिवर के आसपास पॉपुलेशन अच्छे से सस्टेन कर पाती है, इसलिए रिवर वैलीज हाईली पॉपुलेटेड होती हैं। Hence at times water scarcity becomes a problem. अब हम टोपोग्राफी और लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे बेटा। हम लोग फ्लैट प्लेन से रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जेंटल स्लोप्स पे रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, है ना। ये फेवरेबल है, हम यहाँ पर रोड भी बना सकते हैं, इंडस्ट्रीज भी बना सकते हैं। अब देखो आप, ये है प्लेन, ये है प्लेट्यू, ये है माउंटेन्स। माउंटेन्स पे रेल नेटवर्क डेवलप करना, रोड नेटवर्क डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है बेटा। तो हम प्लेन्स पे रहना पसंद करते हैं। क्यों, प्लेन्स पे आप घर आसानी से बना सकते हो, फैक्ट्रीज आसानी से बना सकते हो, है ना, रोड तो आसानी से बन ही जाएगा। तो हर व्यक्ति चाहता है कि प्लेन्स पे रहे। जो माउंटेन्स और हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। इवन वहाँ एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं कर पाओगे, इंडस्ट्रीज को कैसे एस्टेब्लिश करोगे। तो जो माउंटेनियस रीजन होते हैं वहाँ पॉपुलेशन होती है कम। जो गैंगेटिक प्लेन है वो डेंसली पॉपुलेटेड है। अभी मैंने बताया अगर बिहार यूपी वेस्ट बंगाल में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो उसमें रिवर गंगे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, रिवर गंगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, और वर्ल्ड के जितने भी माउंटेन जोन्स हैं जैसे हिमालय है, बहुत स्कार्स की पॉपुलेटेड एरिया है वो। क्लाइमेट की बात करें बच्चा तो क्लाइमेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, हॉट डेजर्ट हो या कोल्ड डेजर्ट हो, बहुत अनकंफर्टेबल है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। हॉट डेजर्ट में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, कोल्ड डेजर्ट में पानी नहीं होता है। पानी तो खैर हॉट डेजर्ट में भी कम होता है, पर गर्मी बहुत होती है। कोल्ड डेजर्ट में पानी नहीं है, गर्मी बहुत, ठंडी बहुत है। तो हम उन एरियाज़ में रहना पसंद करेंगे जहाँ कंफर्टेबल क्लाइमेट होगा, जहाँ सीजनल वेरिएशन ज़्यादा नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो ठंडी में बहुत ठंडी पड़ रही है, गर्मी में बहुत ठंडी पड़ रही है, ऐसा नहीं होगा। सीजनल वेरिएशन जहाँ कम हो, वो एरियाज़ जहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होती है, जहाँ बहुत हार्श क्लाइमेट होता है, वहाँ पर पॉपुलेशन कम ही होती है। इसलिए वो प्लेन्स हाईली पॉपुलेटेड होते हैं जहाँ पर क्लाइमेट सुटेबल हो, है ना। वहीं पर माउंटेनियस एरिया लीस्ट पॉपुलेटेड होता है, क्योंकि वहाँ लाइफ कंफर्टेबल बनाना बहुत मुश्किल होता है। स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, अच्छा चलो ये सॉइल और ख़त्म कर देते हैं, इसमें फिर इकोनॉमिक फैक्टर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सॉइल, बेटा अगर आपको एग्रीकल्चर करना है तो सॉइल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फर्टाइल सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एरिया जहाँ पर फर्टाइल लोमी सॉइल मिलेगी वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर आप इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर सकते हो। बहुत सारे जो प्लेन्स हैं इंडिया के, वहाँ पर रिच एलुवियल सॉइल है जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत आइडियल है। इकोनॉमिक फैक्टर को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है।